साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें हमारा विषय चल रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठन। और हमने लास्ट क्लास में इस विषय के परिचय और विश्व में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्या भूमिका होती है इसके संबंध में बखूबी समझ लिया। हमने समझा कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई वो संगठन नहीं है जो विश्व को कहां ले जाएगा, स्वर्ग की ओर। वो स्वर्ग की ओर आपको नहीं ले जा सकता, परंतु वो आपको नरक में जाने से बचा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको युद्ध से नहीं रोक सकता, परंतु युद्ध को होने से पहले आपके बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका जरूर निभा सकता है। आपका ये अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको बातचीत करने का मौका देता है। तो सीधे तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व को शांति की राह पर लेके चलने का काम करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व को उन मुद्दों पर एकजुट होकर बात करने का मौका देता है जिन मुद्दों पर पूरी दुनिया को एकजुट होकर काम करना है। कि इस प्रकार से अब आप चल रहे हैं, आज आप चल रहे हैं समझने उस अंतरराष्ट्रीय संगठन के विकास की यात्रा को समझने जो आज दुनिया में काबिज है और दुनिया का नेतृत्व कर रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। आप चल रहे हैं यहाँ समझने संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, क्या क्या हुआ, कब बना, क्यों बना, इसका क्या काम। देखो, कोई भी चीज जो बनती है वो बिना कारण नहीं बनती, हर चीज के बनने का एक ना एक कारण है। तो उसी प्रकार से हम चल रहे हैं समझने कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना और इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी। देखो, मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट की थी इस चैप्टर की, तो वही मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही बना था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ है? 1945 से 1991। नहीं, फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक। ठीक है, तो उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का गठन होता है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन। पर जिस उद्देश्य के लिए भाई युद्ध ना हो उसके लिए बनाया गया था, शांति कायम रखने के लिए बनवाया गया था, लेकिन शांति कायम नहीं रहती और युद्ध होता है और वो संगठन बर्बाद हो जाता है। फिर 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस संगठन को बनाया जाता है। और आप सब जानते हैं इस संगठन का दौर एक लंबे शीत युद्ध के काल में चलता है। शीत युद्ध का काल होता है जिसमें आप सब जानते हो कि दो महाशक्तियां एक दूसरे की पावर को बैलेंस कर रही थी। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। बिना फर्स्ट चैप्टर को पढ़े आप इस किताब को पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। आइए फिर समझते हैं इसके विकास की यात्रा को, प्रारंभ करते हैं। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। समझ रहे हो? जब पहला विश्व युद्ध हुआ पूरी दुनिया को पता चल गया कि भाई अगर हमें मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं होगा ना तो हम सब एक दूसरे का गला काटते चले जाएंगे। कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमें न्यूट्रल ग्राउंड पर एक दूसरे से बात करने के लिए राजी कर सके। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो हमें हर हालत में बात करने के लिए मना ले। हमें हर हालत में, अगर हमारे बीच में हद से ज्यादा मतभेद पैदा हो जाए फिर भी उन मतभेदों को मिटाने के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार करे वो और हमें बातचीत करने पर मजबूर करे। तो उन्होंने एक संगठन बनाया, इसका मैंने आपको नाम बता दिया। इसके परिणाम स्वरूप
लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। तो आपसे अगर पूछे कोई कि लीग ऑफ नेशन क्या है, तो क्या है लीग ऑफ नेशन? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। पर वो विश्व में शांति बना नहीं पाता, जिस कारण से उसका पतन हो जाता है। तो आगे सुनो। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, युद्ध किसी भी विकास यात्रा का सफल मार्ग नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा महान सम्राट अशोक ने भी अपनी तलवार त्याग दी। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो समझ गए इस बात को कि युद्ध साम्राज्य के विकास का रास्ता नहीं बन सकता। साम्राज्य के विकास का रास्ता नहीं बन सकता। साम्राज्य के विकास का रास्ता सिर्फ एक है, और वो क्या है? प्रेम और शांति। प्रेम और शांति, समझ में आई बात? वही चीज। तो ये अपने लीग ऑफ नेशन अपने काम को करने में सफल नहीं होता। दूसरा विश्व युद्ध होता है, और दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा भयानक होता है। जिस चीज के लिए आपको बनाया गया था, आप वो काम नहीं कर पाए, तो आपका महत्व भी खत्म हो जाता है। फिर उसी के उत्तराधिकारी के रूप में आपके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। सुनो, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। तो आपके 51 देशों ने, उस समय 51 देशों ने इस घोषणा पत्र पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर दिया। इसका भी निर्माण लीग ऑफ नेशन की तरह ही हुआ है। किसके लिए? विश्व शांति के लिए। और आज आप जानते हैं कि ये अपने काम को कर रहा है, थोड़ा बहुत पक्षपात के साथ, लेकिन कर रहा है। और आज का विश्व बदल गया है। उस समय के विश्व में और आज के विश्व में जमीन और आसमान का फर्क है। आज जितनी बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी है, उतने बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। आज आप यहां से बैठे हुए अमेरिका में बैठे व्यक्ति के साथ चलचित्र के माध्यम से बात कर रहे हैं, जिसे हम वीडियो कॉल कहते हैं। समझ में आई बात? उसे कहते हैं हिंदी में चलचित्र, है ना? उसका पूरा मुखड़ा आभास ले रहे हैं कि हाँ, दोनों एक दूसरे के आसपास। तो ये चीजें उस समय नहीं थी, और आज ये बखूबी, आज आसान हो गया है थोड़ा लोगों के बीच में मतभेदों को कम करना, या ये भी कह सकते हो मुश्किल भी हो गया है। बहुत सारे तरीके से आज दो देशों के बीच में, दो देशों की जनता के बीच में आक्रोश को बढ़ावा दिया जाता है। पर हाँ, यही वो माध्यम भी है जिसके माध्यम से आक्रोश को दूर भी किया जाता है। पाकिस्तान की जनता अब जो खुलकर बातें कर रही है और वो जो समझ रही है अपने देश को, अगर यही चीज वहां की जनता पहले समझ जाती तो कभी भी पाकिस्तान का निर्माण ही नहीं होता। आज उनको खुद इस बात का पछतावा होता है, और वो अपने पॉडकास्ट में इस बात को क्लेरिफाई करते हैं कि जिन्ना साहब से गलती हुई है। तो यही चीज, तो आज के टाइम पे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ सच में शांति के लिए काम कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में वो तानाशाही वाली बातचीत नहीं है। दुनिया एक लोकतांत्रिक रास्ते पर जा रही है। और आप जानते हैं,
जब समाज लोकतांत्रिक रास्ते पर चलता है तो उसमें लोगों की बात को सुनने समझने की क्षमता पैदा होती है। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का वो आदर करता है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का वो आदर करता है। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खासियत है कि वो सबके मन के भावों को समझने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होता है और 51 देश इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। दो विश्व युद्ध के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। तो अब आपको इसका उद्देश्य समझ में आ गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, सहयोग कराना, एक दूसरे का सहयोग। ये अंडरलाइन कर लेना, ये इसका क्या है? ये इसका मोटिव है, उद्देश्य है कि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झगड़े नहीं होने देना और सब देशों को एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना। ये है इसका उद्देश्य। आगे सुन, इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। देखो, तो ये हर चीज में युद्ध को कम से कम करने का प्रयास करने वाला संगठन है, युद्ध को ना होने देने वाला संगठन। इसका काम है विश्व को युद्ध के खतरे से बचा कर रखना। अगर युद्ध हो भी जाए तो शत्रुता को कम से कम करना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। और ये मानता है कि युद्ध या कोई भी झगड़ा तब स्टार्ट होता है जब समाज में भेदभाव होता है। समाज में भेदभाव होता है, समाज में भेदभाव ही युद्ध का मुख्य कारण बनते हैं। और ये सच है, ये सच है कि गरीबी और अमीरी ही युद्ध का कारण बनती है या झगड़े का कारण बनता है। आप जब किसी और के अधिकारों को उससे छीनते हो और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो तो समाज में एक अंतर पैदा होता है और वो अंतर ही आगे चलकर विभेदों का कारण बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र उन विभेदों को, उन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विभेदों को भी दूर करने का काम करता है। आप देखते हो बहुत सारे देशों में, बहुत सारे गरीब देशों में संयुक्त राष्ट्र बहुत सारे कल्याणकारी काम करता हुआ दिखाई देता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सारे काम आपको करता हुआ दिखाई देता है। तो संयुक्त राष्ट्र ये भी मानता है कि दुनिया, और ये सच है, लेकिन ये मान लीजिए आप, लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ अगर कुछ है तो वो क्या है? विभेद, भेदभाव, यही लड़ाई की प्रमुख जड़ है। और समाज से अगर इस जड़ को काट के फेंक दिया जाए तो समाज में शांति कायम हो जाएगी, समाज में शांति कायम हो जाएगी। इंसान कभी किसी को चोरी करना अच्छा लगता है? नहीं। इंसान चोरी कब करता है? जब उसके पास संसाधनों का अभाव होता है, जब उसके पास अपने पेट को भरने के लिए रोटी नहीं होती, या उसको इस पेट को भरने के लिए एक सही रास्ता नहीं मिलता, तभी तो वो चोरी करता है। चोरी करने का मुख्य कारण क्या है? कि इंसान को सही रास्ते पर चलकर रोटी नहीं मिल रही है और उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपना पेट भर सके, तो इसीलिए वो गलत रास्ता अख्तियार करता है। तो उस चीज को भी इन्होंने समझा है और ये मानते हैं कि अगर हमें समाज में विभेदों को दूर करना है तो हमें समाज में
मौजूद सामाजिक आर्थिक विभेदों को भी मिटाना पड़ेगा। और ये विश्व के सभी देशों से जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनसे ये अनुरोध करता है कि आप लोग इन विभेदों को मिटवाने में हमारी सहायता कीजिए। और आपको मैंने पहले बता दिया, ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इनकी अपनी कोई जड़ नहीं है, इनकी जड़ हम हैं। इनको जितनी ताकत हम उपलब्ध कराते हैं, जितने संसाधन हम उपलब्ध कराते हैं, उन्हीं के बल पर ये काम करते हैं। बता चुका हूं ना मैं, आगे सुनो इसी बात को। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193, इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। ये आम सभा में तो सबको एक समान अधिकार मिले होंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सबको एक समान अधिकार नहीं मिले। और यही वो कारण है जो विभेद पैदा कर रहा है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी। इसीलिए बहुत सारे देश इस पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि ये सबके साथ समान बर्ताव नहीं करता। और जो कह रहा है कि विभेद लड़ाई का कारण है और वही विभेद कर रहा है, वही विभेद कर रहा है, वही भेदभाव भरा व्यवहार कर रहा है। ये मानता है कि विभेद लड़ाई की जड़ है और फिर खुद ही विभेद कर रहा है। बताओ खुद, अब आप खुद बताओ मुझे, कैसे चलेगा? ऐसी दुनिया चल पाएगी? नहीं। आम सभा में जितने भी देश है सबको एक बराबर वोट मिला हुआ है, लेकिन सुरक्षा परिषद में एक समान वोट नहीं है। और इसी चीज की लड़ाई है, इसी चीज की लड़ाई है। या तो सबको एक बराबर दो, या तो इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ाओ। दुनिया इस चीज की मांग कर रही है कि इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि इसे और लोकतांत्रिक बनाया जा सके, जिससे कि हर क्षेत्र की नुमाइंदगी हो सके, हर क्षेत्र की नुमाइंदगी हो सके। लेकिन वो जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद के, वो नहीं चाहते अपनी ताकत में किसी भी प्रकार का बंटवारा। कहने के लिए वो कहेंगे कि हाँ हम करेंगे, लेकिन वो करते नहीं है। कोई भी नहीं करता, कोई भी अपनी ताकत में कमी नहीं करना चाहता, कोई भी। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल जी छटपटा रहे थे, है ना? क्यों कोई चाहेगा कि अपनी ताकत में कमी हो जाए? चाहोगे आप? आप खुद बताओ, आप चाहोगे? क्यों नहीं चाहोगे? क्योंकि जितनी ताकत रहेगी उतना बेहतर शासन रहेगा, ये माना जाता है ना। तभी तो लोग झुक के सलाम करेंगे ना, वाकई भाई, है ना? वो वाली बातचीत तभी तो आएगी ना। आगे सुनो इसी बात। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसीलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है भाई, आप ताकतवर थे, ताकत मेन कारण नहीं थी, ये सारे के सारे एक विचारधारा के थे, इसलिए चुने गए। रूस इनसे अलग विचारधारा का था, लेकिन वो उस समय ताकतवर था, इसलिए चुना गया। और चीन को तो भारत ने कहा था, भारत ने रिकमेंड करा था कि भाई तू बन जा इस एरिया से, इसलिए चीन बन पाया। नहीं, चीन की औकात नहीं थी ये बन जाता हो, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। चीन को भारत ने अपनी सीट दी थी, भारत को मिल रही थी वो सीट, क्योंकि हमारे पास हम उतना उस समय आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। पहले अपने देश की समस्याएं हम खत्म कर लेते, फिर जाके हम सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य। मैंने बताया जो जितना अस्थायी सदस्य को मतलब सबसे ज्यादा पैसा देना है, और हमारे पास उस समय इतना पैसा नहीं था। सारा खेल पैसे का है भाई, जिसके पास जितना पैसा उसका उतना पैसा दबा के उसका उतना प्रभुत्व रहेगा, ये बात जान लो।
दुनिया में आपको कहीं भी अपना महत्व स्थापित करना है तो आपको अपनी जेब में दबा के पैसा रखना पड़ेगा। एलोन मस्क की दुनिया फैन क्यों है? क्योंकि उसके जेब में पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, दबा के पैसा है ना, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट है। क्योंकि समाज क्या है? पूंजीवादी समाज है, और पूंजीवादी समाज में सिर्फ एक चीज की कदर होती है, वो है पैसा। तू पैसा पैसा करती है, मैं पैसे पे ही मरती है पूरी दुनिया आज के समय में। सही गाना है तो सच है, और बनाने वाला भी कौन है? हम हैं। आज के समाज को आदर्श पादर्श से कोई मतलब नहीं है, मौलिकता से कोई मतलब नहीं है, नैतिकता से कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ, वह पैसे से मतलब है। आज लोग पैसे के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं, पैसे के लिए किसी के साथ कुछ गलत भी कर देते हैं। पैसा पैसा पैसा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में बात? सही भी है भाई, और ये हमारे तंत्र ने हमें ऐसा बना दिया। अगर आपको तंत्र में रहना है तो आपको पैसा पैसा करना पड़ेगा। अगर टीवी न्यूज चैनल वाले सरकार की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है भाई, उनको भी तो अपना घर चलाना है ना, बिना पैसे के तो घर चलेगा नहीं। इसीलिए वो भी झूठ बोलने के लिए मजबूर है, सरकार की तारीफ करने के लिए मजबूर है। बात समझ में आ रही है? यही सत्य है। और ये जो 5 देश हैं, ये स्थायी सदस्य इस प्रकार से बनते हैं क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इनके पास क्षमता थी कि ये विश्व को नियंत्रित कर सके, इसलिए इनको अस्थायी सदस्यता मिलती है। चीन को तो भारत में दिलाई है, ये बात याद रखना। चीनी कोई भी पूछे कि हमें अबे जाओ, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, हमारी पीठ पे छुरा भोगने वाले, इन्होंने हमला भी हम पर कब तब किया जब दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट में थी। देख लो, इतना गद्दार है चीन, गद्दार है चीन। चलो आगे बढ़े। और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसीलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा है, उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। तो वर्तमान महासचिव कौन है? अमेरिका। वहां पे लिखा होगा एंटोनियो गुटेरस। मुझे लगा आपकी नई बुक है, आपकी नहीं है ना? पुरानी है, कोई बात नहीं, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस, ये जैसे एक देश का राष्ट्रपति होता है वैसे ही आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अब नेट पे चेक कर लेना वर्तमान में कौन है, या यही है मेरे ख्याल से, तो ठीक है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी रहे। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत बड़े बड़े पद संभाले हैं। रिफ्यूजी का मतलब समझते हो ना, क्या होता है? रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, जो किसी भी देश के नागरिक नहीं होते, जो युद्ध के कारण यहाँ से वहां से पिस के कहीं एक जगह बसना पड़ता है, जिन राहत शिविरों में जिन्हें शरण लेनी पड़ती है, शरणार्थी जिन्हें हम कहते हैं। जैसे रोहिंग्या शरणार्थी हैं, और आपके बहुत सारे देशों के शरणार्थी जिनका अपना कोई देश नहीं होता, उनको कहते हैं। तो इन्होंने उसके भी हाई कमिश्नर रहे थे यूनाइटेड नेशन के, आपके यूनाइटेड नेशन। अब हम चल रहे समझने यूनाइटेड नेशंस में कितनी संस्थाएं हैं, इसकी अपनी कितनी ब्रांच है। ये एक पेड़ है तो इसकी अपनी कितनी शाखाएं हैं, और ये शाखाएं किस प्रकार से काम
करती हैं। इनका नाम भी आपने सुने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का आप सबने नाम सुना होगा। तो इस संगठन का काम है विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा करना, और जिन देशों के पास स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी है उन देशों में जाना और उन देशों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये है आपके WHO का काम। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा करने वाली संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा करने वाली संस्था है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपका तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। सबके नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। इसका काम है लोगों को उनके अधिकार उपलब्ध कराना, पर वही अधिकार ये उपलब्ध करा पाता है जहां अमेरिका कुछ गलत नहीं करता, जहां दूसरे देश गलत कर रहे हैं। जहां अमेरिका कुछ गलत कर रहा हो वहां हम कहा अपने मालिक के खिलाफ कुछ बोले, हाथ जोड़ रहे थे। आपने देखा तो मैंने अमेरिकी वर्चस्व का चैप्टर पढ़ा है, उस लड़की की टांग गई, ये कुछ बोल पाया नहीं। ये कुछ बोल पाया क्योंकि इसके बाप ने वहां हमला किया था। क्या वहां पर ह्यूमन राइट्स, उस लड़की के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? वो आदमी इंसान नहीं थी क्या? वो ह्यूमन नहीं थी क्या जो उसके राइट्स का ये ध्यान नहीं रख रहा? पर क्या वहां पर इसके बाप ने हमला किया था, अर्थात अमेरिका ने उद्दंड मचाया था, इसलिए वहां कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अगर हम कुछ कर देना, ये हमारी नाक में दम कर देगा, ये हमारी नाक में दम कर देगा। 1965 चाहे ले लो और 1900 चाहे 71 ले लो, दोनों युद्धों में आ गए थे ये पाकिस्तान का पक्ष लेने, क्योंकि पाकिस्तान उस समय किसका पपलू था? अमेरिका का। ये अमेरिका के ना मीडिएटर है, एजेंट है। ये मीडिएटर तो गलत शब्द हो गया है, एजेंट है, एजेंट है। इनका भी पूंजीवाद को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका है। इनका भी पूंजीवाद को विस्तृत करने में, अमेरिका के बाजार को प्रभुत्वशाली बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आगे सुनो, और इनके एक संगठन का नाम सुनो, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनिसेफ का नाम सुना होगा आपने, कनाट प्रेस में देखा भी होगा। कुछ लोग इसके नाम पर चंदा लेते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। इसका काम है बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना और बच्चों को होने वाली बीमारियों से उन्हें बचाना। और आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और है आपका सोशल एंड एक है नेशनल एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। ये सारे के सारे संगठन, कितने संगठन है इसके? 1 2 3 4 5 6 संगठन है। ये 6 संगठन है जो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाओं के रूप में विश्व में कल्याणकारी कामों को करते हुए दिखाई देते हैं, और सबका अपना अपना मुख्य क्षेत्र है, और ये उन मुख्य क्षेत्रों में काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में हम समझेंगे शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार के सुधारों की मांग उठी। इसी के साथ आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।